हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा था कि मैं एक जगह पढ़ाता था, तो वहां पर एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जो लोग है ना, मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाता हूँ पूरा पॉइंट टू पॉइंट, तो उन लोगों को ना पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक आता था अच्छे से, एक लाइन। हालांकि उनको मैंने पूरा पूरा पढ़ाया था टेक्स्ट बुक। पार्ट टू, उस समय पार्ट टू और पार्ट वन अलग होते थे, अब शायद एक साथ है। तो पूरा पार्ट टू उनको अच्छे से आता था, एक लाइन टू लाइन, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ। जो लोग ध्यान देते हैं और जो लोग, फिर सीईटी बहुत आसान हो जाता है। मैं सीईटी की बात कर रहा हूँ, जेई की नहीं। पर जेई में भी काफी हेल्प हो जाता है, मतलब अगर हमने टेक्स्ट बुक पढ़ रखी है ना, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर है, तो हमारा 60% काम तो हो ही गया है। 40% अभी हम थोड़ा सा, हमें और ध्यान देने की जरूरत है ना, थोड़ा सा और 11th के कंसेप्ट को वापस पढ़ना होता है, क्योंकि जेई में 11th और 12th दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ना, थोड़ा एनसीईआरटी का ध्यान देना होता है। तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक, होंगे काम आसान आपका, बाकी आपकी मर्जी। चलो आगे देखो, उसके बाद क्या लिखा है, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्ज। अब उल्टा होगा सब कुछ। रिचार्ज में क्या हो जाता है ना, जो पहले कैथोड था वो अभी एनोड बन जाएगा, और जो एनोड था वो कैथोड बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसीलिए सारे रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पहले वो कैसे बिहेव कर रहा था, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा था, अभी उसको कैसे बिहेव करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना है, तो उसको पूरा रिवर्स करना ही पड़ेगा, कैथोड एनोड की दोनों उल्टे हो जाएंगे, इतना समझो। आपको अगर याद हो तो यहाँ देखो क्या लिखा है, पीबी किस तरह बिहेव कर रहा है, एनोड, है ना, और पीबीओ2 कैथोड। देखो इधर क्या लिखा है, देखो पीबीओ2 एनोड, पीबीओ2 एनोड एंड लेड इलेक्ट्रोड एज कैथोड, हो गया रिवर्स, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रिचार्ज के दौरान अभी वो कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो अभी देखो क्या लिखा है, द पोटेंशियल ऑफ द लेड एक्यूमुलेटर इज 2 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। लेड एक्यूमुलेटर का पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट, बट आप कितने कनेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर कितनी बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, 3 है ना, 3 है, तो इसका वोल्ट हो जाएगा 6, इसका वोल्ट हो जाएगा 6, है ना, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आप कितने सीरीज में कनेक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है, एक का 2 वोल्ट होता है। ठीक है, तो द पोटेंशियल ऑफ लेड एक्यूमुलेटर इज 2 वोल्ट। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ लेड एक्यूमुलेटर, आंसर इज 2 वोल्ट। इट मस्ट बी रिचार्ज विद द फॉलोइंग ऑफ द सेल पोटेंशियल, विद द फॉलिंग ऑफ द सेल पोटेंशियल टू 1.8 वोल्ट। तो जब कभी भी उसका पोटेंशियल 1.8 या 1.8 से नीचे चला गया तो आपको रिचार्ज करना पड़ जाएगा। मैंने आपको बोला था ना, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जैसे ही वो पहुंचता है तो हमें उसको वापस रिचार्ज करना होता है। तो वो भी याद रखना है कि कब, कौन से पोटेंशियल पे आपको उसको रिचार्ज करना स्टार्ट करना होता है। आंसर इज 1.8। टू रिचार्ज द सेल एक्सटर्नल पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन 2 वोल्ट। ऑब्वियसली अगर हमें उसको वापस रिचार्ज करना है तो हमें बाहर से कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जितना उसका है उससे ज्यादा ना, वरना तो वो बैटरी रिवर्स कैसे होगी। कोई भी सेल को अगर रिवर्स करना होता है तो हमें क्या करना होता है, बाहर से उससे ज्यादा पोटेंशियल दो, है ना। अगर वो बैटरी 2 वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है तो आप उसको बाहर से अगर 2 से ज्यादा दोगे ना, तो सारे रिएक्शंस उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, बट ये प्राइमरी सेल में नहीं होता है, प्राइमरी सेल का कॉन्सेप्ट नहीं, मैं सेकेंडरी सेल की बात कर रहा हूँ। तो वही लिखा है, to recharge the cell external potential slightly greater than the 2 volt need to be applied across the electrode। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हर लाइन एक एमसीक्यू बन सकता है। कितना लेड एक्यूमुलेटर का पोटेंशियल होता है वो पूछ सकते हैं, कितने वोल्टेज पे उसको रिचार्ज करना होता है वो पूछ सकते हैं, जब रिचार्ज करोगे तो कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है वो भी आपको पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग रिचार्ज सेल फंक्शन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी एमसीक्यू है ना। ड्यूरिंग डिस्चार्ज गैल्वेनिक, ड्यूरिंग रिचार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक। एनोड एंड कैथोड आर इंटरचेंज्ड, वही मैंने आपको बोला, विद पीबीओ2 इलेक्ट्रोड बीइंग एनोड पॉजिटिव एंड लेड इलेक्ट्रोड एज कैथोड। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो हर लाइन एमसीक्यूज के एमसीक्यूज, इनफैक्ट आपका दो, यहाँ पर दो काम हो जाते हैं, बोर्ड्स का भी काम हो जाएगा और प्लस आपका एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं। अब बताओ कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट है। ठीक है, ये इतने कम कैसे हो गए 22, बाकी कुछ नहीं, इनका ही नुकसान होगा, हो सकता है नेटवर्क इश्यूज हो। ओके,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी देखो उन्होंने क्या दिया, उसके बाद वही ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। तो सारे रिएक्शन जो आपने लिखे हैं वो सब उल्टे कर देने हम। तो अभी एनोड पे देखो कौन सा रिएक्शन है, PbSO4 प्लस वाटर। तो यहाँ पर वही रिएक्शन कैथोड के लिए होगा, या फिर देखो यहाँ पर क्या है, हाँ देखो हाँ, तो PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल दैट गिव्स यू PbO2 प्लस 4H प्लस 4 सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। रिवर्स कर दिया है, कौन से रिएक्शन का रिवर्स है, इसका। देख रहे हैं आपको कैथोड का जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो कैथोड का रिएक्शन है सेम, यहाँ पर जो कैथोड के लिए रिएक्शन है, ये रहा कैथोड के लिए रिएक्शन, वही रिचार्ज के दौरान जब रिचार्ज करोगे तो वही रिएक्शन एनोड के लिए बन जाएगा और रिवर्स भी करना पड़ेगा, रिवर्स रिएक्शन। तो PbSO4 प्लस वाटर बन के ये वाला आएगा, आप देख सकते हैं वही है। PbSO4 तो वापस नहीं पढ़ाने वाला मैं अभी। PbSO4 प्लस वाटर रिवर्स कर दो, वो सारी चीजें वापस जनरेट हो जाएगी। रिडक्शन एट कैथोड वही वापस जो यहाँ पर एनोड के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जो एनोड के लिए है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स क्या आएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो आप वही लिखा है, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट गिव्स Pb प्लस सल्फेट। नेट सेल रिएक्शन, ऑब्वियसली अगर सब कुछ उल्टा किया तो रिएक्शन भी उल्टा हो जाएगा। तो जो आपने यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन देखा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, H2SO4 यूज हो रहा था, तो यहाँ पर H2SO4 वापस जनरेट हो गया, H2SO4 जनरेट हो गया, है ना। तो लिखा है द अबव रिएक्शन shows that H2SO4 is regenerated, its concentration density and in turn the cell potential increases। तो 1.8 जैसे ही हुआ होगा तो हमने रिचार्ज करना स्टार्ट किया, जब हमने रिचार्ज करना स्टार्ट किया तो H2SO4 वापस जनरेट हुआ, H2SO4 जनरेट हुआ तो वापस उसका 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 जो कॉन्सेंट्रेशन है, H2SO4 जनरेट हुआ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो उसका सेल पोटेंशियल भी बढ़ गया। क्लियर है, इतना समझा। तो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पढ़ाया ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पूरा रिवर्स है। तो एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है ड्यूरिंग रिचार्ज और ड्यूरिंग डिस्चार्ज, कुछ भी आ सकता है। आप किसी एक को लर्न करके जाओ, दूसरा आप उसको रिवर्स करके लिख दो। स्मार्टली स्मार्टनेस यूज कर सकते हो आप अपना यहाँ पर। किसी को कोई डाउट है? और डायग्राम तो इसका काफी इजी है, सिर्फ प्लेट्स ही तो बनाने हैं। ओके चलो, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ लेड एक्यूमुलेटर। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ डायरेक्ट, इट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं इसको। देखो एट 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अगर आपको जनरेट करना है, आपको 6 बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो एट 12 वोल्टेज लेड स्टोरेज बैटरी कंस्ट्रक्टेड by connecting 6 2-volt cell in a series is used in automobiles and inverters। हम जो इन्वर्टर्स यूज करते हैं उसमें यही होता है, और ऑटोमोबाइल्स में भी यही यूज होता है। ठीक है, उसमें बट याद रखना 12 वोल्ट यूज होता है, तो 6 को कनेक्ट करना पड़ता है सीरीज में। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेटिव है। आई होप आपको सारा चीजें क्लियर है। तो ये दो तो बोर्ड में क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, दैट इज लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल, और दूसरा लेड स्टोरेज, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करके रखना है। उसके बाद ये निकल कैडमियम, कोई खास ज्यादा चांसेस नहीं है इसको बोर्ड में आने के। मर्क्यूरी के भी कुछ खास चांसेस नहीं है, बट सिर्फ मैं प्रडिक्शन कर रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं। और अगर आया तो और क्वेश्चन है, ठीक है, आता नहीं है जनरली। निकल और मर्क्यूरी ज्यादातर आता नहीं है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो है। बाकी आपको इनके भी बारे में पता तो होना ही चाहिए, हमें हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फ्यूल सेल अगेन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, फ्यूल सेल बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। बस यही टाइप के सेल्स हैं। ओके चलो, अब ये वाला देख लेते हैं। तो ये पूरा हो गया लेड स्टोरेज बैटरी। कुछ डाउट है तो बताओ, कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है जल्दी बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है?
यहाँ पर कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। चलो नेक्स्ट है निकल कैडमियम और निकैड स्टोरेज सेल। मतलब ये भी कैसी सेल है, ये भी सेकेंडरी है। स्टोरेज नाम आगे मतलब समझ में आ जाना चाहिए, आल्सो टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल, मतलब इसको भी रिचार्ज कर सकते हैं। पहले ये कैसे होता था पता है, ये वाला बैटरी है ना, पहले ऐसे सिलेबस में नहीं था ये सेम। ये पहले है ना जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें ये है ना नीचे दिया हुआ था ऐसे टेबल के अंदर, खाली जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर। जैसे ये कैसे इन्फॉर्मेशन दिया है डू यू नो, वैसे ये डू यू नो में दिया हुआ था। अभी इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अभी पता नहीं क्या कर सकते हैं लोग, एग्जाम में दे भी सकते हैं। निकल कैडमियम और निकैड स्टोरेज सेल। तो निकल कैडमियम सेल इज अ सेकेंडरी ड्राई सेल, ये भी सेकेंडरी सेल है। इन अदर वर्ड इट इज अ ड्राई सेल दैट कैन बी रिचार्ज, मतलब ये एक ऐसा ड्राई सेल है जो रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है। एनोड ऑफ निकल, अब आप दिमाग लगाओ, इसमें निकल और कैडमियम यूज होने वाला है। तो मैंने जो आपको सीरीज सिखाई है उसमें अगर आप सोचो तो उससे रिलेट भी कर सकते हो। निकल और कैडमियम कहाँ पर था जान दो, वो बाद में करना, आप रिलेट करके बाद में देखना, अभी के लिए याद रखो, मैं बाद में आपको रिलेट करके बताता। अभी के लिए देखो इसमें क्या दिया है। एनोड ऑफ द निकैड स्टोरेज सेल इज कैडमियम मेटल, और कैथोड कौन होगा, निकल 4 ऑक्साइड NiO2 सपोर्टेड ऑन Ni, मतलब Na के ऊपर किसका कोटिंग है, NiO2 का। जैसे वहां पर लेड के ऊपर किसका कोटिंग था, लेड ऑक्साइड का, वैसे यहाँ पर निकल के ऊपर निकल ऑक्साइड का कोटिंग है। ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज बेसिक, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है, बेसिक है, वहां पर कौन था, एसिडिक। इसको डिस्टिंग्विश करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, वहां पर H2SO4 था, यहाँ पर बेसिक है। अब देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन है, सबसे पहले बहुत कम चांसेस इसके, वैसे तो बहुत कम चांसेस इसके आने के, आया तो बहुत हाईली ऑड होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या है, हमने क्या देखा, कैडमियम। कैडमियम कैसा यूज हो रहा है, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कैडमियम किस में कन्वर्ट होगा, CD+2 में कन्वर्ट होना चाहिए, CD+2 में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। और ऐसा हो भी रहा है, आप ध्यान से देखो, CD+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तो देखो ऐसा हो भी रहा है। बस इन्होंने एक्स्ट्रा चीजें अंदर ऐड कर दी है। साथ में बेस भी है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बेसिक है, समझो बेसिक है, तो बेसिक इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है, अगर कोई भी बेस अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो बेस का मतलब क्या होता है, OH माइनस आयंस, OH माइनस आयन, बेस मतलब OH माइनस ही होता है। तो इन्होंने वही किया एक्चुअली। अब ध्यान से देखो तो ये कैडमियम है, तो कैडमियम किस में कन्वर्ट हो गया, CD+2 में, है ना। यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना, राइट। कैडमियम हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होगा, OH पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 2 OH पे कितना हो जाएगा, -2, कैडमियम पे कितना है, +2। मतलब एक्चुअली कैडमियम किस में कन्वर्ट हुआ है, +2, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, 2। बस इतना ध्यान रखना एक्स्ट्रा कि कैडमियम के साथ एक्चुअली 2 OH जुड़े हैं। ये 2 OH कहाँ से आए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट में से। इलेक्ट्रोलाइट बेसिक है ना, और बन गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली निकल ऑक्साइड, अभी ऑब्वियसली ये क्या है, निकल ऑक्साइड क्या है, निकल ऑक्साइड है कैथोड। कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो निकल कौन से स्टेट में है, +4 में, यहाँ लिखा भी है देखो ब्रैकेट में, रोमन नंबर में 4 में है। तो ऑब्वियसली उसको उसको किस में कन्वर्ट होना है, वो किस में कन्वर्ट होगा, निकल +2 में, है ना, निकल +2 में कन्वर्ट होगा। आई गेस क्या लिखा है उन्होंने, हाँ निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है। आप देखो यहाँ पर भी निकल हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है, और निकल हाइड्रोक्साइड में निकल पे कितना चार्ज होता है, +2, तो निकल +4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल +2 में। तो मतलब इसको क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करने पड़ेंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, यहाँ से, है ना, यहाँ से। तो वही है पूरा। तो NiO2, वापस दिमाग लगाओ फिर, NiO2, तो इसमें साथ में 2 ऑक्सीजन भी है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या होने वाला देखते हैं अभी। साथ में इसमें वाटर बनेगा नहीं, इसमें और 2 वाटर मॉलिक्यूल भी है, 2 वाटर मॉलिक्यूल भी है। ये सब इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, 2 वाटर मॉलिक्यूल, साथ में 2 ऑक्सीजन। तो दिमाग लगाओ, सोचो यहाँ पर, 2 वाटर मॉलिक्यूल और साथ में हमारे पास 2 ऑक्सीजन और है। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि एक्चुअली मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और 4 ही ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। इधर समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ मेरे पास टोटल 4 OH है, 4 OH माइनस है। इनको मैं 4 OH माइनस लिख सकता हूँ, है ना। मेरे पास एक्चुअली 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो मैं उससे क्या बना सकता हूँ, 4 OH। और उस 4 OH में से इन्होंने निकल को कितना दे दिया, 2, तो निकल किस में कन्वर्ट हो गया, 2 OH इसको मिल गए, और 2 OH आयन के फॉर्म में रिलीज है, 2 OH ऐसे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से है ये।
वैसे आपको इतना ज्यादा इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है मैं बढ़ा रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए। बहुत कम चांसेस है इसके, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो आप ज्यादा से वो प्रैक्टिस करो, ड्राई सेल और लेट स्टोरेज। इसको एक बार खाली रीड, ऊपर ऊपर से एक बार रीड करके जाना है, ताकि अगर आया तो कुछ तो लिख पाओ। इतना समझ में आया? तो इस तरह से आप देख सकते हो ये पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन। तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, दो OH माइनस कैंसिल, तो कैडमियम और ये और ये, है ना, यहाँ पर ये बना। क्लियर है? इतना समझ में आया? कोई डाउट है इस रिएक्शन में? कोई डाउट है क्या? ओके, इसके पहले कोई लेक्चर था क्या आप लोगों का? या इसके बाद कोई लेक्चर है? कोई लेक्चर था क्या इसके पहले? नहीं ना? ओके, तो फिर रिप्लाई करो। ठीक है, चलो। ओके, इसके बाद क्या लिखा है? द रिएक्शन प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड। जो प्रोड्यूस हुआ है वो सॉलिड है। मतलब आप कैडमियम देखोगे तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? जहाँ पर कैडमियम वाला इलेक्ट्रोड है। और ये कहाँ प्रोड्यूस होगा? जहाँ निकल वाला इलेक्ट्रोड है ना। तो ये उसके साथ उसके ऊपर अडेयर हो जाएगा, उसके ऊपर उसके साथ होल्ड हो जाएगा ये उसके ऊपर जाके। और ये जो भी जहाँ पर निकल है उसके ऊपर उसके साथ, है ना। वही लिखा है, द रिएक्शन प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड एंड दैट अडहेयर्स टू द इलेक्ट्रोड सरफेस, देयरफॉर द सेल कैन बी रिचार्ज्ड। इसको हम वापस रीजनरेट कर सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज अबाउट 1.4 वोल्ट। ये भी याद रखना है आपको, ये आ सकता है एमसीक्यू के तौर पे। ठीक है, 1.4 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल कितना है? 1.4 वोल्ट। द सेल हैज नो द सेल हैज लॉन्गर लाइफ देन अदर ड्राई सेल्स। इट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, हो गया खत्म, इतना ही ध्यान रखना है। इसीलिए इन्होंने शॉर्ट में ही दिया, क्योंकि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत कम चांसेस है। इसमें से एमसीक्यू जरूर आ सकता है कि निकल कैडमियम में कैथोड कौन है, एनोड कौन, वो आ सकता है एक तो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है वो याद रखना, बेसिक है। तीसरा इसका आपको सेल पोटेंशियल याद रखना है, और चौथा ये किधर यूज होता है वो याद रखना है। सिमिलरली वही हाल मर्क्यूरी की भी है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी बैटरी जो बताया वो भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब एक्स्ट्रा दिया, पहले नहीं था ये। पहले उल्टा कैलेमॉल के बारे में था, इन्होंने कैलेमॉल हटा दिया। आगे लोग कैलेमॉल हटा के ये सब डाल दिया इन्होंने। चलो, कैलेमॉल तो कहीं पे भी दिया नहीं। ये चैप्टर अभी होने आया ऑलमोस्ट। चलो फाइनली, ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। इसके बाद कौन सा चैप्टर आप लोगों को करना है? बताओ। हालांकि ये बाकी है, बट फिर भी मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर तो रहूं कि कौन सा चैप्टर करना है आपको। ये सारा सिलेबस खत्म हो गया है। ये रहा आपके सामने कंटेंट। कौन सा चैप्टर करना है इसके बाद? ओके, सिर्फ सॉलिड स्टेट ही बचा, बाकी सब हो गया? क्या बात कर रही है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 हो गया? नो सर। वही मैं सोच रहा हूँ, इतना बड़ा चैप्टर है वो। देखो 138 to 164 पेजेस, मतलब ऑलमोस्ट 30 पेजेस है, 26 पेजेस।
वो भी काफी बड़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी छोटा नहीं वैसे, 90 to 119, मतलब ये भी काफी बड़ा था। 30 पेज का तो ये भी है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, नो सर। तो ये सब रेक्टिफाई चैप्टर्स है। इनमें कंसेप्ट्स बहुत कम है, इसमें रेक्टिफाई ज्यादा है। देखते हैं। सॉलिड स्टेट एक अच्छा चैप्टर है, बट देख क्या दिया है इन्होंने, एक मिनट को देखने तो, कुछ नया वया डाल दिया गया कुछ ज्यादा नया तो नहीं दिख रहा है। चैप्टर इजी है, बस थोड़ा 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी है कंसेप्चुअल। पिछले साल तो मैंने ही लिया था, बट तभी तो ऑफलाइन था। देखते हैं कि बचा आपका सिर्फ अभी सॉलिड स्टेट है, और वो सब ग्रुप वाला चैप्टर है, और वो सब तो रट्टूफाई है। रट्टूफाई पढ़ाने में इतना मजा नहीं आता, कंसेप्चुअल पढ़ाने में मजा आता है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट है मर्क्यूरी बैटरी। Mercury battery is again a secondary dry cell, ये भी secondary dry cell and can be recharged. The mercury battery consists of zinc anode amalgamated with mercury. Amalgamated मतलब जिंक के ऊपर उन्होंने मर्क्यूरी लगा रखा है, तो ये अमालगमेटेड मतलब भी वही है, उसके ऊपर कोटिंग है, ठीक है, मिक्स किया हुआ है, या सोच सकते हो मिक्स किया हुआ है इसके साथ, ठीक है। द कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी, कैथोड किससे बने हुए हैं, मर्क्यूरी एंड कार्बन का पेस्ट है, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन एंड मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। तो ये सब याद रखना होता है, ये सब याद रखना होता है कि कैथोड, हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये सब ध्यान रखना होता है, ठीक है। MCQ आ सकता है, वन लाइनर भी आ सकता है, बाकी एज अ होल सेल ये आना बहुत कम चांसेस है, ठीक है। strongly alkaline made up of paste of KOH and ZNO. The electrode reactions and net cell reactions are as, अब देखो mercury हाँ, तो हाँ, तो मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी बैटरी कंसिस्ट ऑफ जिंक एनोड है, तो जिंक एनोड है, देखो तो जिंक के साथ एनोड है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, जिंक से Zn+2 में होना चाहिए। हम लोग कंबाइन करके देते हैं एक्चुअली, वही हुआ है, जिंक Zn+2 में ही कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, Zn पे +2 चार्ज है, तो ये लोग कंबाइन कर देते हैं किसी के साथ। साथ में OH कहाँ से आया है, वही इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किससे बना हुआ है, KOH और जिंक ऑक्साइड से, तो वहां से आया है OH-, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन है इस तरह से, यहाँ पे इतना ज्यादा मैं समझाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ठीक है ना, वैसे ही आप ऊपर ऊपर से भी याद रख लोगे तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो वही वही वापस वही चीजें है सारी। जिंक है, जिंक और मर्क्यूरी दोनों साथ में है, क्योंकि वो अमालगमेटेड है ना, इसलिए उन्होंने जिंक और ब्रैकेट में उन्होंने मर्क्यूरी भी लिख रखा, ठीक है। और 2 OH- है, तो 2 OH- से क्या होने वाला है आपके पास, कितना, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन और इसमें से 1 ऑक्सीजन निकाल लो, एक वाटर बन जाएगा, तो कितना बचा, 1 ऑक्सीजन बचा, वो ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, मर्क्यूरी जिंक के साथ, और बाकी वाटर, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। सिमिलरली मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये वाला कैथोड, कैथोड पे क्या होने वाला है, मर्क्यूरी जो है यहाँ पर कौन से फॉर्म में, मर्क्यूरी पे +2 चार्ज है ना, +2 चार्ज है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मर्क्यूरी में, वो प्योर किस में कन्वर्ट हो रहा है, मर्क्यूरी में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ 0 है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। साथ में वाटर यूज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कंज्यूम करेगा, इसीलिए तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, साथ में क्या जनरेट हो जाएगा, OH-। नेट सेल रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा आपको। ये कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इनफैक्ट वाटर से वाटर भी कैंसिल हो रहा है, वाटर वाटर कैंसिल, तो बचा कौन, जिंक, ये वाला पार्ट, जिंक मर्क्यूरी HgO, ये 4 बचे, तो ये क्या है आपका नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली सॉलिड सब्सटेंसेस,
देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, दिख भी नहीं रहा है नेट सेल में, दिख रहा है आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइट यूज ही नहीं हुआ, जब इलेक्ट्रोलाइट नेट सेल रिएक्शन में नहीं दिख रहा है इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज आने वाला नहीं है. So there is no change in the electrolyte composition during operation. The mercury battery therefore provides more constant voltage. Constant voltage क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, इलेक्ट्रोलाइट ना तो कंज्यूम हो रहा है ना उसको अगर कंज्यूम ही नहीं होता तो उसको रीजनरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए कांस्टेंट वर्ड यूज किया. तो एक तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी बैटरी है जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है, मर्क्यूरी. ठीक है, और इसका वोल्टेज याद रखना 1.35. देन द लेक्लांचे ट्राइसेल, it also has a considerable higher capacity and longer life than the dry cell. Mercury dry cells find use in hearing aids. Hearing aid मतलब आपको पता है क्या होता है, hearing aid नाम से पता चलता है, aid means help. Hearing aid जो लोग जिनको बचपन से कोई सुनाई नहीं दे रहा है, उनको कान की प्रॉब्लम है, तो उनके कान की मशीन लगाई होती है ना, उसको बोलते हैं हियरिंग एड. आपने देखा होगा कान के पीछे मशीन लगाई होती है, उसको बोलते हैं हियरिंग एड. ठीक है, इलेक्ट्रिकल वॉचेस एंड पेसमेकर्स, पेसमेकर हार्ट में लगते हैं. ठीक है, हार्ट में पेसमेकर्स लगते हैं, उसमें यूज होता है. ठीक है, कोई डाउट? तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बता दिया. आप ज्यादा से ज्यादा कैथोड याद रखो, एनोड याद रखो, इलेक्ट्रोलाइट याद रखो, और उसका वोल्टेज याद रखो, उसका यूज याद रखो. इतना भी आ रहा है तो अगर क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में एक बार के लिए तो भी कुछ तो लिख ही लोगे ना, बट मेन फोकस आपका पूरा रहना चाहिए लेड स्टोरेज बैटरी और ट्राई सेल लिक्लांस सेल. कोई डाउट है तो बताओ. ओके, चलो लगता है कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर. क्लासेस में तो ऐसा होता था ना, आप लोग आते थे तभी जल्दी छोड़ो करके, है ना, आप लोग जल्दी छोड़ देता था मैं हमेशा, कभी आधा घंटा पहले छोड़ देता था, कभी आपके बैच के साथ ही ऐसा होता था ना शायद, आप लोग के बैच में ही था ना ऐसा, हमेशा आप लोग जल्दी जाने की घाई में रहते थे. हाँ सर. आपका ही बैच था. यस सर. ये कोई न्यू है क्या? कौशिक प्रभु नेरूरकर, न्यू हो कि पहले से हो? पहले से हो. अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी. मैंने ये नाम पहली बार देखा, शायद कोई और अकाउंट से आप यूज कर रहे होगे. ओके, फ्यूल सेल शायद मोस्टली अगले लेक्चर तक खत्म हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बता चुका हूँ, तो खाली मुझे इसका कंसेप्ट बताना है बस, और वो हो जाता है. तो अगले क्लास में तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. एमसीक्यूज किसी ने ट्राई, देखो एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जेस. वही बोल रहा हूँ मैं, आपको आ सकता है क्वेश्चन, आएगा तो वही, उसी में से यही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है. ये सब एमसीक्यू आप ट्राई कर सकते हो, 10 एमसीक्यूज है, कोशिश करो अगले क्लास तक, क्योंकि ऑलमोस्ट पढ़ा दिया मैंने, तो मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ाया उसी में से है. तो ये भी आप अगली बार ट्राई करोगे, आपका होमवर्क है, सिर्फ एमसीक्यू ट्राई करके आना है. नहीं आया वो मुझे आप बताना, तो जेन्युइनली ट्राई करना. तो लोग चाहते हैं उनका अच्छा स्कोर आए, तो प्लीज जेन्युइनली ट्राई करना, और आपको जो नहीं आ रहा है वो आपको बताना है. ठीक है, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ये भी आप ट्राई करना. इसमें भी 10 क्वेश्चन है,
जितने भी आपसे ट्राई हो, कोई ये नहीं है कि आप पूरा करो, जितने भी आपसे हो प्लीज इसको भी ट्राई करना। जो नहीं आता है खुद से ट्राई करना है, बुक में से देख के या नोट्स में से देख के नहीं बताना है, ठीक है? 1 सेंटेंस ही यही है। बाकी सब भी आप देख सकते हो, ये सब क्वेश्चंस अभी नहीं, पहले इतना तो करो, बाकी सब देखते हैं। बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स भी है थोड़े थोड़े, कुछ कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं। बहुत रिड्यूस कर दिया, पहले बहुत ज्यादा होता था। देखो ये बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस। स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर गिवन। कोई बता सकता है इसमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? मैंने ये क्वेश्चन बताया था शायद पहले भी। मुझे बताओ इन इतने एलिमेंट में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? कैसे पता करते हैं? मैसेज में बताओ अगर आपको आंसर आता है तो। ये लोगों ने क्या किया है, एल्यूमिनियम 2 बार दे के दोनों का सेम वोल्टेज दे रखा है। कुछ भी करते हैं लोग। वो एल्यूमिनियम एक ही, हाँ उसको फालतू में 2 बार लिखा मैं। ओके, 2 लोगों ने आंसर दिया, दोनों ने अलग अलग आंसर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब है रिडक्शन जिसका आसानी से होगा, रिडक्शन जिस उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है इसमें? ब्रोमीन का। तो वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयुष आपने पहले कुछ और बोला था, ठीक है? घाई नहीं, आराम से करना। सिमिलरली रेडी, और इनको अरेंज भी कर सकते हो आप। अगर उन लोग बोले अरेंज करो इनको इनके इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में, मतलब सबसे पहले जो सबसे कम सबसे बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको लिखना है। तो प्लीज ये भी ध्यान रखना है, वो लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहे हैं, इसका मतलब है सबसे लास्ट कौन होगा जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है? तो आपने बताया ब्रोमीन, है ना? ब्रोमीन है या क्लोरीन है? ये क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो ज्यादा है सबसे, 1.36 है। क्लोरीन आंसर है, ब्रोमीन नहीं है, ठीक है? घाई करो मत, आराम से पूरा देखो, सब काफी क्लोज क्लोज है वैल्यूज। आंसर इज क्लोरीन, ठीक है? उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो वो रिडक्शन सबसे ज्यादा करेगा, और सबसे ज्यादा रिडक्शन करेगा तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। हालांकि इनका जो क्वेश्चन है वो अलग सेंस में, इनका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आइडेंटिफाई, अभी इनके क्वेश्चन के सेंस में क्या मतलब? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसका मतलब है जितने भी पॉजिटिव है ना, जो भी पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे, और जितने भी नेगेटिव है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें पॉजिटिव कौन कौन है? एक तो क्लोरीन है, फिर कौन है? आयोडीन है, और ब्रोमीन है। तो ये 3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है? और इन तीनों को ही आपको अरेंज करना है, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी वैसे ही होने वाले, जो नेगेटिव है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी सबसे कम नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना, उसके हिसाब से आप, जैसा मैंने आपको सिखाया उस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। तो जो जो नेगेटिव है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी नेगेटिव में यहाँ पे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना? तो आप ये सब देख सकते हैं एक बार। मैं अभी पूरा समझा नहीं वाला हूँ, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ सब, ठीक है? तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। इसमें से प्लीज ट्राई करो जितना हो सके उतना। एमसीक्यू तो सारे ही करने आपको ट्राई, इजी है, क्योंकि अगली क्लास में हो जाएगा चैप्टर खत्म। फ्यूल सेल ही बचा है ना। हम एमसीक्यू भी, इनफैक्ट एमसीक्यू भी हम ट्राई करने वाले हैं। तो एमसीक्यू भी मतलब मैं बताने वाला हूँ उसके आंसर्स, तो अगर आप करके आओगे तो आपका ही फायदा है, वरना फिर आपका ही नुकसान होगा कि मैं आंसर्स बता दूंगा तो फिर क्या मतलब है, ठीक है? ओके कुछ सर। पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे एनी टाइम, ठीक है? सीईटी, जेई, जो भी आपको डाउट रहता है एनी टाइम आप पूछ सकते हो, ठीक है? चलो बाय। बाय सर।